हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल अंकुर झा एजे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बीएसटी का चैप्टर 10 जो फाइनेंशियल मार्केट है इसको देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, इन सब के मतलब हम शॉर्टकट में समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट की आवश्यकता क्यों है, ये कैसे इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना, ये आया कहाँ से, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के लिए। मान लो ये एक आदमी है जिनका नाम है रावत, ठीक है, और एक आदमी है जिनका नाम है रेलन। ये रावत भाई साहब जो है ये एक पुअर पर्सन है, ठीक है, और रेलन भाई साहब जो है तो एक रिच पर्सन है, ठीक है। अब ये रेलन भाई साहब रिच पर्सन क्यों है? क्योंकि इनके पास इतना पैसा है जिससे कि ये लाइफ में इनकी जो आवश्यकता है वो सब कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है ना, जो चाहे वो खरीद सकते हैं ये। लेकिन रावत भाई साहब के क्या पास है, क्या है कि उनके पास इतने पैसा नहीं है कि वो अपने जो चाहे वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो रावत भाई साहब के मन में एक ख्याल आता है कि हम क्यों ना एक बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। क्यों? कि एक पुअर पर्सन है, ठीक है ना, तो इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनको एक क्या करना है, एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। और ये रेलन भाई साहब जो है इनके पास बहुत पैसा है, ये अपने पैसे को, इनके पास बहुत पैसा है, इन्होंने कई कई जगह पर इन्वेस्ट भी किया है, जैसे कि बैंक में एफडी करवा रखा है इन्होंने, ठीक है। लेकिन बहुत पैसा इनके पास ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को ऐसे जगह लगाऊं जहाँ से मुझे कोई इनकम हो, ठीक है ना। मैं अपने पैसे को कहाँ लगाऊं? ऐसे जगह लगाऊं जहाँ से कोई इनकम हो। तो रावत भाई साहब एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था राजीव। रावत भाई साहब किससे मिले? राजीव भाई साहब से, ठीक है। राजीव भाई साहब क्या का काम क्या है कि जिसको पैसे की आवश्यकता है उसको पैसे दिलवाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा आदमी है जिसको अपने पैसा लगाना है, लगाना है, तो ये उसको उसका पैसा लगवाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि ये उधारकर्ता को जो क्या है पैसा प्रदान करवाते हैं, ठीक है ना। और जो ऐसे व्यक्ति जिनको अपना पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना होता है, वो उनसे पैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो उधारकर्ता और दाता दोनों को कौन जोड़ता है? राजीव। राजीव किसका काम कर रहे हैं? मीडिएटर का। किसका? मीडिएटर का काम कर रहे हैं राजीव, ठीक है ना। राजीव किसका काम कर रहे हैं? मीडिएटर का। तो अब जिसको हम बिचौलिया कहते हैं, ठीक है ना। तो रावत भाई साहब को पैसे की आवश्यकता है, रेलन भाई साहब के पास बहुत पैसा है, लेकिन इनको अपने पैसे से कुछ इनकम चाहिए, कुछ इनकम चाहिए। तो यहाँ पे एक पैसा है जिनका नाम राजीव है, ठीक है ना, वो मीडिएटर का काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो रावत को, भाई साहब को कहते हैं कि मैं आपको एक पैसे दिलाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन आपको एक निश्चित परसेंटेज से मुझको कमीशन देना होगा, ठीक है।
और ये यही सेम बात ये रेलन भाई साहब से भी कहते हैं, ठीक है। और फिर रावत भाई साहब और रेलन भाई साहब को मिलाते हैं, ठीक है। और रावत भाई साहब रेलन भाई साहब से पैसे लेते हैं, कुछ पैसे मान लो ले लेते हैं, ठीक है ना। और रेलन भाई साहब को क्या चाहिए, पैसे के बदले में कुछ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए, पैसे के बदले में कुछ प्रॉफिट चाहिए, जो मुझे कुछ प्रॉफिट मिले। तो रावत भाई साहब इनको अपना कुछ शेयर या डिवेंचर दे देते हैं, ठीक है ना। तो इनकी अभी नई कंपनी है, इनका इनके शेयर का प्राइस भी कम होगा, ठीक है ना। इनका डिवेंचर का भी जो प्राइस है वो भी कम होगा। तो ये आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे ये शेयर डिवेंचर, ठीक है ना, ये सब जब इन सब में जब मार्केट होता है तो इसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। कौन सा मार्केट कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब एक पुअर आदमी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसे फाइनेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, मतलब कि पैसे की आवश्यकता होगी। और पैसे कौन देगा, एक, क्योंकि गरीब आदमी को बैंक जरूरी नहीं है जो लोन देगा ही, ठीक है ना। तो पैसे कौन देगा, दे सकता है उसे, एक रिच पर्सन दे सकता है। तो रिच पर्सन का क्या दे सकते हैं, शेयर या डिवेंचर दे सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा है वित्त व्यवसाय का मूल आधार है। वित्त व्यवसाय का क्या है, मूल आधार, बेस है। कोई भी व्यवसाय पर्याप्त वित्त के बिना ना तो प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही इसका विकास हो सकता है। कोई भी व्यवसाय हो, ठीक है ना, वो पर्याप्त वित्त के बिना क्या होता है, ना ही तो उसका प्रारंभ किया जा सकता है, सफिशियंट फाइनेंस चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो ना ही उसका प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही उसका विकास हो सके, ठीक है। और व्यवसाय कैसा भी हो, उसकी सफलता प्राप्त मात्रा में वित्त की पूर्ति पर निर्भर करती है। व्यवसाय किसी भी प्रकार का आपका, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सफलता जो है सो प्राप्त मात्रा में वित्त की पूर्ति पर निर्भर करती है। वित्त वास्तव में आधुनिक व्यावसायिक अर्थव्यवस्था का जीवनदायी तत्व है। वित्त क्या है, आज की डेट में वित्त क्या है, व्यावसायिक अर्थव्यवस्था का जीवनदायी तत्व है, ठीक है ना। अगर व्यवसाय में आपने पैसा लगाया तो वो चलेगा, नहीं तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए वित्त की आवश्यकता है। व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की ऐसी आवश्यकता है जिसके लिए वित्त की आवश्यकता होता है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हमें प्लांट लेना होगा, ठीक है। और सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें रेंट की एक रूम की आवश्यकता होगी, या बिल्डिंग के, तो उसके लिए हमें रेंट देना होगा, कुछ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। और जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके जो पूरा सेटअप में जो खर्चा आएगा, तो इन सब खर्चे के लिए हमें पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर जिस टाइप का हमारा है, अगर हम कोई ट्रैवल कंपनी खोल रहे हैं तो हमें वहाँ पे जो है सो बस कार जो कुछ है वो खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम अगर कोई प्रोडक्ट तैयार करें तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने में रॉ मटेरियल और एक्सेट्रा सब खरीदना पड़ेगा। तो हमें किसी भी व्यवसाय के लिए क्या है, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है व्यवसाय में, ठीक है ना। वित्तीय बाजार की अवधारणा से क्या है, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मतलब वित्तीय बाजार की अवधारणा क्या है भाई, इसको देखते हैं। तो वित्तीय बाजार में विपणन हेतु वित्तीय संपत्तियां, फाइनेंशियल एसेट, जिन्हें साधारणतः प्रतिभूतियां कहा जाता है, उपलब्ध रहती है। वित्तीय बाजार में क्या उपलब्ध रहता है, तो हमने देखा अभी वित्तीय बाजार में क्या उपलब्ध था, जो रिलायंस भाई साहब थे वो क्या ले रहे थे, शेयर या डिवेंचर ले रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम तो फाइनेंशियल एसेट्स में क्या हो गया, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब आता है, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट में क्या उपलब्ध, फाइनेंशियल मार्केट में हो गया ये, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट्स में क्या सब होगा, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ठीक है ना, एक्सेट्रा। सामान्य बाजार में वस्तुओं की क्रय विक्रय की भांति
वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। नॉर्मल जो मार्केट होता है इसमें हम वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में मतलब वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों का, ठीक है ना, फाइनेंशियल एसेट्स जिसको कहते हैं, उसका क्रय विक्रय हम करते हैं। ये व्यवहार एक विशिष्ट स्थान स्कंद विपणी स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है। तो नॉर्मल जो मार्केट होता है जहाँ पे हम वस्तु खरीदते हैं उसका भी कोई कई नाम होता है, ठीक है ना, तो उसके भी कई नाम हैं। उसी प्रकार ये फाइनेंशियल एसेट्स को जो खरीदते हैं तो वो एक विशेष स्थान पर खरीदा जाता है, ठीक है ना, या बेचा जाता है, जिसका क्या नाम है, स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम है? स्टॉक एक्सचेंज। आजकल ये काम कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। वस्तु और सेवाओं के भांति इन वित्तीय संपत्तियों का उपभोग नहीं किया जाता है। आजकल ये काम क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। लेकिन वस्तु जब हम खरीदते हैं तो उसका क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, ठीक है ना, उसका हम उपभोग करते हैं। बट यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्रयोग अधिकार है, राइट टू यूज, एक निश्चित समय के लिए क्रय किया जाता है। ये जो शेयर या डिबेंचर शेयर खरीदते हैं हम, तो वो एक निश्चित समय के लिए, डिबेंचर जो है एक निश्चित समय के लिए हम खरीदते हैं, ठीक है ना। तो संपत्ति खरीदते हैं तो उसका उपभोग करते हैं इसलिए, और जब हम ये फाइनेंशियल एसेट्स खरीदेंगे तो वो किस विभाग पे खरीदेंगे, तो एक निश्चित समय के लिए खरीदेंगे, ठीक है ना। इसका प्रयोग एक निश्चित समय के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय बाजार का क्या अर्थ है, व्हाट मीन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो वित्तीय बाजार का अभिप्राय उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों के लेन देन को सुविधाजनक बनाती है। क्या कह रहा है, जो वित्तीय संपत्तियों के लेन देन को सुविधाजनक बनाती है। वित्तीय संपत्ति एक ऐसा प्रपत्र है जो एक व्यापारी संस्था अपने कोष की पूर्ति हेतु निर्गमित करती है। व्यापारिक संस्था क्या करती है, अपने कोष जब उस, क्योंकि जब उसे फाइनेंस की आवश्यकता होती है तो वो क्या करती है, जो है सो शेयर इशू करती है, ठीक है ना। यह प्रपत्र अपने विशिष्ट नाम की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। वित्तीय संपत्तियों से आशय वित्तीय प्रपत्र अथवा प्रतिभूतियों से, जैसे अंश, ऋण पत्र, खजाना बिल, कॉमर्शियल पेपर इत्यादि, ठीक है। मतलब वित्तीय बाजार का क्या अर्थ है, वित्तीय बाजार का अर्थ क्या है कि एक व्यापारी को जब फाइनेंस की आवश्यकता होती है तो वो शेयर इशू करता है, ठीक है, उस शेयर के बदले उसे पैसा मिलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय बाजार को परिभाषित करिए, डिफाइन फाइनेंशियल मार्केट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है, वित्त बाजार एक नियतकालिक मौद्रिक परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय का केंद्र है। वित्त बाजार एक नियतकालिक मतलब एक निश्चित समय के लिए, ठीक है ना, मौद्रिक परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र है। रिजर्व बैंक क्या कहता है कि वित्त बाजार जो है ना, वो एक निश्चित समय के लिए मौद्रिक परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय का केंद्र है, जहाँ मतलब वित्त बाजार एक निश्चित समय के लिए जो अंश या ऋण पत्र है उसका क्रय विक्रय का केंद्र है, ठीक है। कांट द्वारा वित्त बाजार एक ऐसा संयंत्र है जो कि उधारकर्ता को ऋण उपलब्ध कराता है तथा ऋणदाताओं को वित्त लगाने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पे वही बात है जो हमने अभी देखा कि रावत भाई साहब को पैसे की आवश्यकता थी तो वो कौन हो गए, उधारकर्ता, ठीक है ना, और ऋण उपलब्ध करा, और ऋणदाता कौन हो गए, तो रेलन भाई साहब, जो ऋण लगाने का जिनको हमने अवसर दिया, ठीक है ना। सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं, वित्त बाजार वह बाजार है जहां उधार देने वाली संस्था अथवा व्यक्ति लेन देन करती है और जहां अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से क्या क्या होता है, तो अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं वित्त बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रत्येक प्रकार के कोषों का क्रय विक्रय होता है। मतलब कि अगर हमें अल्पकालीन चाहिए तो भी मिलेगा, मध्यकालीन कोष चाहिए फिर भी, और दीर्घकालीन कोष
तो इन सभी प्रकार के कोषों का जो क्रय विक्रय होता है वो क्या होता है, वित्त बाजार। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मतलब वित्तीय बाजार का वर्गीकरण। तो वित्तीय बाजार के दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो मुद्रा बाजार मनी मार्केट और पूंजी बाजार जिसे कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक है। तो देखते हैं मुद्रा बाजार क्या है। तो मुद्रा बाजार से आशय ऐसे बाजार से है जो अल्पकालीन कोषों में व्यवहार करते हैं। मुद्रा बाजार से आशय कैसे बाजार, मुद्रा बाजार में क्या होता है, अल्पकालीन कोष। अल्पकालीन कोष का मतलब होता है 1 वर्ष। ठीक है ना। अल्पकालीन जहाँ पे लग गया वो समझ लेना आप 1 वर्ष। इसके अंतर्गत उन सभी व्यक्ति संस्थाओं या एवं संगठनों को शामिल किया जाता है जो अल्पकालीन कोषों का उपयोग एवं प्रबंध करते हैं। ठीक है ना। अल्पकाल से आज से 1 वर्ष की अवधि से। संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, मुद्रा बाजार का अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। अल्पकालीन प्रतिभूतियों में उन प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है जिनका भुगतान 1 वर्ष तक होता है। यही कारण है इन्हें निकट मुद्रा भी कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट। किसी चाकू के अनुसार मुद्रा बाजार को एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां अल्पकालीन कोषों का क्रय विक्रय होता है। मतलब क्या है कि केसी चाकू क्या कहते हैं, केसी चाकू मुद्रा बाजार को क्या कहते हैं कि मुद्रा बाजार एक ऐसा स्थान है जहां अल्पकालीन कोषों का क्रय विक्रय होता है। शेयर्स के अनुसार मुद्रा बाजार अल्पकालीन तथा दैनिक ऋणों का बाजार है। मुद्रा बाजार क्या है, अल्पकालीन तथा दैनिक ऋणों का बाजार है। अल्पकालीन और दैनिक ऋण की जो आवश्यकता होती है वहाँ मुद्रा बाजार में होगी। ठीक है। सरल शब्दों में मुद्रा बाजार से आशय ऐसे बाजार से है जहाँ अल्पकालीन कोषों का क्रय विक्रय होता है। मुद्रा बाजार से आशय ऐसे बाजार से है जहाँ अल्पकालीन कोषों का क्रय विक्रय होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, मतलब पूंजी बाजार क्या है। तो पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। पूंजी बाजार दीर्घकालीन, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा था, अल्पकालीन, ये क्या है, दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। पूंजी बाजार के अंतर्गत हम उन सभी सुविधाएं एवं संस्थाओं को सम्मिलित करते हैं जो दीर्घकालीन समय के लिए धन उधार लेने और देने का कार्य करती है। मतलब कि समझ होंगे आप सब, 1 वर्ष से अधिक। ठीक है। अर्थात पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों के लेन देन का बोध होता है। संक्षेप में क्या है, कह सकते हैं पूंजी बाजार का अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। यह बाजार दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। इस बाजार में मुख्यतः अंशों और ऋण पत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इस बाजार में मतलब कि दीर्घकालीन के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल सिस्टम, तो अंश और ऋण पत्र। ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार की परिभाषा देखते हैं हम। एलन सिन्हा के अनुसार पूंजी बाजार के अंतर्गत उन सभी सुविधाओं एवं संस्थागत प्रबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित होते हैं, जो दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित होते हैं। एलन सिन्हा क्या कहते हैं, पूंजी बाजार के अंतर्गत उन सुविधाओं एवं संस्थागत प्रबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित होते हैं। मतलब क्या है कि जिनको पूंजी की आवश्यकता होती है वो, और जिनको पैसे लगाने का अवसर मिलता है। ठीक है ना। जो ऋणदाता है उनको उधार करता है, ऋणदाता को सम्मिलित किया जाता है वो दीर्घकालीन ऋण से संबंधित हो। ठीक है ना। बेजर एवं ग्रूथमैन के अनुसार विनियोग बाजार स्थान से है, विनियोग बाजार यहाँ पे गलत लिखा प्रिंट हो गया है। विनियोग बाजार यहाँ पे होगा, विनियोग बाजार से आशय एक ऐसे स्थान से है जहाँ बचतें प्रवाहित होती है। क्या होता है, जहाँ बचतें प्रवाहित होती है। विनियोग बाजार का आशय एक ऐसे स्थान से है जहाँ बचतें प्रवाहित होती है। मतलब क्या है कि बेजर और ग्रूथमैन क्या कहते हैं कि विनियोग जो बाजार है ना, इन्वेस्टमेंट मार्केट, उससे क्या आशय है कि ये
जो अभी हमने देखा कैपिटल मार्केट इन्होंने इन्वेस्ट मार्केट का है। इन्होंने कहा है कि ये इसका क्या आशय है कि बचते जहाँ ये ऐसा स्थान है जहाँ पर बचते प्रवाहित होते हैं। इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो अपने थोड़ी थोड़ी सेविंग करते, उस सेविंग को इन्वेस्ट कर दे, ठीक है ना, वो अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं, उस सेविंग को जो इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए बेजोर साहब कह रहे हैं कि जो विनियोग बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ बस्तें प्रवाहित होती है। यहाँ पे ये गलत लिखा है। सरल शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, पूंजी बाजार से आते हैं समाज के बचतों को दीर्घकालीन प्रतिभूतियों और अंशों आदि में विनियोग करने से होता है। पूंजी बाजार से क्या आता है, समाज के बचतों को दीर्घकालीन प्रतिभूतियों और अंशों आदि में विनियोग करने से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। मतलब कि हमने क्या देखा, फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप थे, ठीक है ना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट का कोई टाइप नहीं, और टाइप कैपिटल मार्केट के दो भाग हैं, जिसमें से पहले फर्स्ट का नाम है प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। प्राथमिक बाजार से आशय उस बाजार से है जिसमें दीर्घ काल के लिए पूंजी एकत्रित करने के उद्देश्य से अंशों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। मतलब क्या है कि प्राथमिक बाजार जो है ना, उसमें दीर्घ काल के लिए पूंजी एकत्रित करने के उद्देश्य से अंशों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों को पहली बार, अंश और ऋण पत्र को जहाँ पे पहली बार बेचा जाता है उसे क्या कहेंगे, नवीन मार्केट कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा मार्केट, नवीन निर्गमन से होता है, और इसे ही प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं, ठीक है ना। इस कारण प्राथमिक बाजार को नव निर्गमन बाजार भी कहते हैं। इस बाजार के माध्यम से नई तथा पुरानी दोनों प्रकार की कंपनियां आवश्यक पूंजी एकत्रित करती है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल नई जो है सो अंशऋण इश्यू होगी, इसमें दोनों प्रकार की, लेकिन जो नई अंश जो होती है उसको जब हम निर्गमित करेंगे, ठीक है ना, जब उसका निर्गमन करेंगे तो वो प्राइमरी मार्केट अपने आप हो जाएगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा। मतलब कि जैसे ही फर्स्ट टाइम कोई शेयर इशू हुआ उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, तो सेकेंडरी मार्केट गौण बाजार से आते उस बाजार से है जहाँ पर पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय होता है। जब फर्स्ट टाइम हम शेयर को निर्गमन करेंगे तो क्या होगा, वो फाइनेंशियल वो प्राइमरी मार्केट होगा। और जब उसी शेयर को हम फिर से क्रय विक्रय के लिए इशू करेंगे, क्रय के लिए इशू करेंगे या विक्रय के लिए, तो क्या होगा, वो सेकेंडरी मार्केट होगा। ये बोलता है कि कोई भी प्रतिभूति जब प्रथम बार बेची जाती है तो वो प्राथमिक बाजार की क्रिया होती है, परंतु जब उसी प्रतिभूति का पुनः विक्रय होता है तो ये गौण बाजार की क्रिया होती है, ठीक है। प्रतिभूतियों का पुनः क्रय विक्रय स्कंद विपणन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है, ठीक है ना। आप पहली बार शेयर बेच रहे हैं या फिर आप पहली बार खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो ये काम कहाँ पे होगा, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होगा। इस समय भारत में कुल मिलाकर 24 स्कंद विपणी है जो कि भारत के विभिन्न भागों में फैली हुई है। यहाँ पर केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जो पहले से इनमें अनुसूचित हैं। क्या है इसका मतलब, यहाँ पे केवल उसी शेयर और कंपनी का जो है सो शेयर मिलेगा जो कंपनी लिस्टेड है इसमें, ठीक है ना। तो गौण बाजार का मूल उद्देश्य प्रतिभूतियों में तरलता उत्पन्न करना है। तरलता से प्रतिभूतियों का अति शीघ्र नकदी में बदलने से है, ठीक है ना। गौण बाजार क्या है, सेकेंडरी मार्केट, इसका क्या उद्देश्य है, प्रतिभूतियों को तरलता में बदलना, ठीक है। और तरलता से क्या है, अत्यधिक नकदी में बदलने से है। अगला क्वेश्चन है हमारे, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। अभी तक हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन अब इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो स्कंद विपणि का उद्गम संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों की स्थापना के बाद हुआ।
विश्व में सर्वप्रथम स्कंद विपणि की स्थापना सन 1775 में लंदन में हुई। स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी विश्व में सबसे पहले? 1775 में लंदन में, ठीक है। भारत में प्रथम स्कंद विपणि की स्थापना 1887 मुंबई में हुई थी। भारत में जब स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी? 1887 मुंबई में हुई थी, ठीक है। तो स्कंद विपणि से आशय संगठित बाजार से है जहाँ पर अंशों, ऋण पत्रों, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इसलिए कुछ विद्वान इसको प्रतिभूति विपणि भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्कंद विपणि एक ऐसा बाजार है जहां केवल सदस्य अपने लिए या दूसरों की ओर से विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय निर्धारित नियमों एवं उपनियमों के अधीन करते हैं। मतलब क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा बाजार है जहां केवल सदस्य अपने लिए और दूसरों के और से विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते एक निर्धारित नियमों एवं उपनियमों के अधीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो हार्टले विदर्स के अनुसार स्कंद विपणि एक बड़े गोदाम की तरह है जहाँ पर विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्या मतलब है? स्कंद विपणि एक बड़े गोदाम की तरह है जहाँ पर विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है, ठीक है ना। तो वो एक बड़े गोदाम की, इसलिए वो ये बता रहे कि ये एक बड़े गोदाम की तरह, ठीक है। पायले के अनुसार स्कंद विपणि वह स्थान है जहाँ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोजन या सट्टे के उद्देश्य से क्रय विक्रय किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लिस्टेड प्रतिभूतियों का विनियोजन, जो लिस्टेड है उन प्रतिभूतियों का विनियोजन या सट्टे के उद्देश्य से क्रय विक्रय किया जाता है। बहुत से लोगों ने सुना होगा कि सेंसेक्स या निफ्टी क्या, सेंसेक्स आज इतना बढ़ गया। आप कभी पेपर देखेंगे तो देखेंगे सेंसेक्स इतना बढ़ गया, इतना पैसा बढ़ा। तो सेंसेक्स क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 प्रमुख कंपनियों के आधार पर अंश के बाजार भाव में उतार चढ़ाव को दर्शाते हुए सूचकांकों को सेंसेक्स कहते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था, ठीक है ना, उसमें 30 कंपनियां लिस्टेड हैं, ठीक है ना। 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। उनका जो ट्रांजैक्शन है उसको देख के अंश बाजार के भाव में जो उतार चढ़ाव आता है उस सूचकांक को हम क्या कहते हैं? सेंसेक्स, ठीक है। हमारे लास्ट क्वेश्चन है निफ्टी क्या है? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 प्रमुख कंपनियों के आधार पर अंश के बाजार भाव में उतार चढ़ाव को दर्शाते हुए सूचकांक को निफ्टी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, वो क्या है कि इसमें 50 कंपनियां लिस्टेड हैं। कितनी कंपनियां? 50 कंपनियां। उस 50 कंपनी का ट्रांजैक्शन देखिए अंश के बाजार भाव में जो उतार चढ़ाव आता है उसको सूचकांक को निफ्टी कहते हैं। अब हम चैप्टर 10 का MCQ देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। तो मुद्रा बाजार किस कोष का व्यवहार करता है? तो हमें पता है अल्पकालीन कोष का। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 2 पूंजी बाजार व्यवहार करता है। तो पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष का व्यवहार करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 3 तरलता का निर्माण करता है। तो यहाँ पे तरलता का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। तो तरलता का मतलब होता है प्रतिभूतियों को अतिशीघ्र नकदी में बदलना, ठीक है ना। जो प्रतिभूति है उसको अतिशीघ्र नकदी में बदलना। तो ये इसका निर्माण कौन करता है? तो गौण बाजार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है मतलब क्या है कि नए जो अंश है उसको में कौन सा नए जो अंश है उसको किस मार्केट में पहले छोड़ा जाता है? तो प्राथमिक बाजार में, ठीक है ना। प्राथमिक बाजार में नवीन निर्गमित अंश से पहले छोड़े जाते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, ठीक है। क्वेश्चन 6 स्कंद विपणि हित की सुरक्षा करता है। स्टॉक एक्सचेंज किसकी सुरक्षा करता है? तो
निवेशक की, इन्वेस्टर की, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7, भारत में स्कंद विपणि का भविष्य है, स्टॉक एक्सचेंज का भविष्य क्या है भारत में? तो उज्ज्वल है। क्या है? उज्ज्वल। क्यों उज्ज्वल है? अगर किसी के मन में ये डाउट होगा कि क्यों उज्ज्वल है, तो स्कंद विपणि स्टॉक एक्सचेंज जो है सो हर बिज़नेस को स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, क्योंकि बिज़नेस में फाइनेंस की हमेशा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो और ये स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जो बिजनेसमैन है वो कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्कंद विपणि का भविष्य क्या है? उज्ज्वल। क्वेश्चन 8 है हमारा, सेबी का मुख्य कार्यालय है, सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? मुंबई। क्वेश्चन 9, स्कंद विपणि के लिए सेबी की सेवाएं है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी की सेवाएं क्या हैं? अनिवार्य, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 10, विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि मतलब स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, तो विश्व में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी, तो भारत में सबसे पहले कब हुई थी? 1887 में, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वर्ष 2004 में, यहाँ पे मर गलत है, में होगा, में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 24। 2004 में भारत में स्कंद विपणि की संख्या कितनी थी? 24। क्वेश्चन 13 है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, सेबी उस वक्त क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन तीनों जगह पर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कोषागार विपत्र की अधिकतम अवधि होती है, कोषागार जो विपत्र है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष। वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है, तो वाणिज्यिक विपत्र जो है कॉमर्शियल इनवॉइस किसके द्वारा लिखा जाता है? विक्रेता के द्वारा। क्वेश्चन 16, वाणिज्यिक विपत्र की अधिकतम अवधि होती है, वाणिज्यिक विपत्र की अधिकतम अवधि होती है तो 12 महीने। कितनी? 12 महीने। क्वेश्चन 17, सेबी की स्थापना हुई थी, तो सेबी की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 18, सेबी के मुख्य कार्यों में सुरक्षात्मक कार्य, विकास संबंधी कार्य और तीसरा जो कार्य वो खाली है, तो इसका आंसर है संचालन संबंधी कार्य। क्वेश्चन 19, रेपो है, तो रेपो क्या है? पुनर्खरीद समझौता है। क्या है रेपो? एक पुनर्खरीद समझौता। क्वेश्चन 20, राजकोष बिल मूलतः होते हैं, तो राजकोष जो बिल होता है वो मूलतः क्या होता है? अल्पकालीन फंड के उधार के प्रपत्र, अल्पकालीन फंड के उधार के प्रपत्र। OTCI में सूचीबद्ध होने के लिए कितने न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता है? 3 करोड़। क्वेश्चन 22, OTCI का प्रारंभ किसकी तर्ज पर हुआ था? नैस्डैक, ठीक है ना, ये अमेरिका के है, नैस्डैक। क्वेश्चन 23, NSE की क्लियरिंग एवं निपटारा क्रियाकलाप किसके द्वारा वहन किए जाते हैं? NSCCL, NSCCL। क्वेश्चन 24, NSE की भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? NSE का मतलब क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, कि भावी व्यापार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 में, ठीक है। क्वेश्चन 25, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार को स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता कब मिली? 1992 में, ठीक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटांचक है T+2। भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 22। क्वेश्चन 28, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार एक दूसरे के सहायक होते हैं, क्योंकि प्राथमिक बाजार में क्या होता है? नए अंश निर्गमित होते हैं, ठीक है ना, और द्वितीयक बाजार में फिर क्या होता है? उस वह जो अंश है उसको दोबारा द्वितीय बाजार में निर्गमित किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ख़त्म होता है। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।